का टॉपिक रहेगा छंद। तो देखो, सबसे पहले छंद कहते किसे हैं? छंद कहते किसे हैं? हिंदी में एक सीधी परिभाषा आपने सुनी होगी कि पद्य लिखते समय या पद्य का मतलब श्लोक लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। उस निश्चित व्यवस्था को छंद कहते हैं। पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, उस व्यवस्था को छंद कहते हैं। वर्णों की व्यवस्था कैसे? जैसे मान लो कोई श्लोक है, उसमें कितने अक्षर आएंगे? 10 आएंगे, 8 आएंगे, 11 आएंगे, 15 आएंगे। कौन सा अक्षर बड़ा आएगा, कौन सा छोटा आएगा, कितने अक्षर पर यति होगी, कितने पे यति नहीं होगी, ये सारी व्यवस्था क्या है? छंद। ये सारी व्यवस्था क्या है? छंद। तो इसलिए विद्यार्थियों आज अपन छंद पढ़ेंगे। देखो, 12वीं क्लास में 5 नंबर का अपना छंद का क्वेश्चन पूछता है। उसमें छंद का लक्षण और उदाहरण भी पूछता है। कोई पंक्ति देकर, कोई श्लोक देकर उसमें छंद भी पूछता है, गण भी बनवा लेता है या गण निर्धारित करवा लेता है। ऐसे ऐसे उसमें क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले छंद। तो छंद की अगर परिभाषा पूछे अपने को, तो अपन परिभाषा बताएंगे, यदाक्ष परिमाण तत्छंद है। यदाक्ष परिमाण तत्छंद, यानी जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है वह छंद कहलाता है। क्या? जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है वह छंद कहलाता है। जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है वह छंद कहलाता है। या अभी मैं जो बता रहा था, पद्य लिखते समय, पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। उस व्यवस्था को छंद कहते हैं। यानी पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, उसको अपन छंद कहेंगे। इसके बाद बात आएगी प्रवर्तक, यानी छंद शास्त्र का प्रवर्तक। छंद शास्त्र का प्रवर्तक। छंद शास्त्र का प्रवर्तक है आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल या पिंगल मुनि, ऐसा भी आप सुनो। छंद शास्त्र का अगर प्रवर्तक पूछ ले, रचयिता पूछ ले, तो अपने को बताना है आचार्य पिंगल। एक पुस्तक लिखी थी, आचार्य पिंगल ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था छंद शास्त्रम। आचार्य पिंगल ने एक छंद शास्त्र नाम की पुस्तक की रचना की थी। तो कभी प्रश्न आ जाए कि छंद शास्त्रम, इस पुस्तक का रचयिता कौन है, तो भी अपन क्या बताएंगे? आचार्य पिंगल। सही। इसके बाद छंद शास्त्र का रचयिता हो गया, पुस्तक हो गई। छंद के भेद। छंद के भेद। छंद के भेद दो होंगे, वैदिक छंद और दूसरा लौकिक छंद। वैदिक छंद और
लौकिक छंद। छंद के कितने वेद होंगे? वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद वेदों में चलते हैं, वेदों में पढ़े जाते हैं, और लौकिक छंद जो अपन पढ़ते हैं आम लोक में चल रहे हैं, प्रचलन में है वर्तमान में, वो है लौकिक छंद। तो छंद के वेद दो है, वैदिक और लौकिक। वैदिक तो वेदों में चलेंगे, और लौकिक जो अपन आम लोक में प्रचलन में पढ़ रहे हैं वो तो अपन पढ़ेंगे लौकिक छंद में पढ़ेंगे। इसके अलावा लौकिक छंद के भी दो प्रकार होते हैं। छंद के दो प्रकार होते हैं जो अपन ये पढ़ेंगे लौकिक छंद। इसके भी दो प्रकार। नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद दो गए। अब देखो नाम से पता चल रहा है वार्णिक छंद जहां वर्णों की गिनती की जाती है। वर्णिक छंद का मतलब क्या हुआ है? जहां वर्णों की गिनती की जाती है, अक्षरों की गिनती की जाती है, वो तो हो जाएगा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जहां मात्रा गिनी जाए, मात्राओं की गिनती की जाए, वह हो जाएगा मात्रिक छंद। वर्णिक और मात्रिक दो गए। अब देखो वर्णिक छंद वर्णों की गिनती की जाए, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाए। मात्रिक छंद मात्रा की गिनती, मात्रा की गिनती की जाए। वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती, मात्रिक छंद में मात्रा की। इतना हो गया। अब इसके बाद वर्णिक छंद का परिणाम, वर्णिक छंद का अपरिणाम। अपरिणाम मतलब दूसरा नाम। वर्णिक छंद को दूसरे नाम से जानते हैं, वो है वृत्तम। क्या है? वृत्तम। इसको याद रखना। कई बार परीक्षा पूछ लेता है वर्णिक छंद से अपर नाम किम, वर्णिक छंद से अपर नाम किम, तो वहां अपने को बताना पड़ता है वृत्तम। क्या बताना पड़ेगा? वृत्तम। ऐसे ही दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक का दूसरा नाम क्या है? मात्रिक छंद का अपरिणाम, मात्रिक छंद का परिणाम हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा? जाति। वर्णिक छंद का तो है वृत्तम, और मात्रिक का क्या हो जाएगा? जाति। मात्रिक का क्या हो जाएगा? जाति। तो वृत्तम और जाति ये क्या परिणाम दूसरे नाम हो गए। इसके बाद पाद। पाद किसे कहते हैं? पाद या हिस्सा। पाद बोलते हैं हिस्सा या भाग भी कह सकते हैं। पाद बोलते हिस्सा या भाग। देखो एक श्लोक में 4 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? 4 टुकड़े होंगे। वो 4 टुकड़े पाद हो गए। यानी एक श्लोक में कितने पाद हो गए? 4। तो इसके लिए एक संस्कृत परिभाषा दी गई है। पाद ज्ञेय पादस चतुर्थो अंशः। ज्ञेय पाद चतुर्थो अंश, यानी ज्ञेय में जानना चाहिए पाद चतुर्थो यानी चौथे अंश को, चौथे हिस्से को क्या जानना चाहिए? पाद जानना चाहिए। तो ये हो गया पाद या हिस्सा। एक श्लोक में कितने पाद हो गए? 4। एक श्लोक में कितने पाद हुए? 4। इसके बाद आएंगे मात्रा। इसके बाद आएंगे मात्रा। देखो छंदों के अनुसार मात्रा 3 होंगी। मात्रा कितनी होंगी? 3। और उनके नाम भी बन रहेंगे। सबसे पहली मात्रा है रस्व। रस्व मात्रा है जिसको अपन बोलते हैं लघु विलोम होती है।
यानी इसमें एक मात्रा है। रस्व में कौन कितनी मात्रा आएंगी? एक मात्रा, जिसको अपन लघु बोलेंगे। दूसरी मात्रा है दीर्घ। दीर्घ में दो मात्राएं हैं। कितनी मात्रा आएंगी? दो मात्रा। रस्व दीर्घ और तीसरी है प्लुत। तीसरी क्या है? प्लुत। प्लुत में आएंगे तीन मात्रा। कितनी आएंगी? तीन मात्रा। एक मात्रा और दो मात्रा में आप समझिए, जैसे ए एक ही एक मात्रा, ओ दो मात्रा, ओ शून्य, दो मात्रा हुई। अब तीन मात्रा का उदाहरण कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा बहु प्रश्न आगच्छेयु, तीन का होता है। इसका मतलब वो तीन बार कहता है कि बहु प्रश्न आगच्छ आगच्छ आगच्छ, तीन बार कहेगा। पी और प्लुत। तो मात्रा रस्व दीर्घ और प्लुत कितने प्रकार के होती है? तीन प्रकार की। रस्व एक मात्रा, दीर्घ दो मात्रा, प्लुत तीन। रस्व जिसको हम बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं? लघु। इसका चिन्ह है जो आई, क्या है? आई। दीर्घ जिसको अपन गुरु भी कहते हैं, इसका चिन्ह आएगा एस। ये भी थोड़ी देर बाद आगे जब गण बनाएंगे तो वहां पढ़ लेंगे। तो मात्रा कितने प्रकार की? रस्व दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार की होगी। तो कई प्रश्न आए, रस्व में कितनी मात्रा होगी? एक। दीर्घ में कितनी मात्रा होगी? दो। और प्लुत में तीन मात्रा। रस्व का चिन्ह क्या होगा? आई, और दीर्घ का चिन्ह क्या होगा? एस। इतना पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद गण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गण। तो गण 8 होते हैं। गण कितने होते हैं? 8। 8 गणों के लिए एक सूत्र अपने को याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र भी पढ़ेंगे। इसमें एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, देखो यद परिमाण तत्छंद है। जहां अक्षरों की गिनती की जाती है वह छंद होता है। सही। या वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है श्लोक लिखते समय, उस व्यवस्था को कहेंगे छंद। उसके बाद छंद शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? आचार्य पिंगल ने लिख दी। छंद के वेद, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वेदों में चलने वाले वैदिक और आम लोक में चलने वाले लौकिक। लौकिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्रिक में मात्राओं की गिनती की जाती है। और वर्णिक छंद का अपर नाम है वृत्त, मात्रिक का है जाति। ये इसके दूसरे नाम हुए। इसके बाद आएगा पाद, जिसको बोलते हैं आप हिस्सा, भाग या टुकड़ा। ये पाद चतुर्थ अंश, यानी चौथा अंश क्या होता है? पाद कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ी मात्राएं। मात्रा रस्व दीर्घ और प्लुत। रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों भी, एक मात्रा रस्व, दो मात्रा दीर्घ और तीन मात्रा प्लुत। ये अपना हो गया। अब अपन पढ़ेंगे गण बनाना। गण कैसे बनाएंगे? गण 8 होंगे, उनके लिए अपने को एक सूत्र याद करना पड़ेगा। ये माता राज बाण से लगा, ये माता राज बाण से लगा, यह माता राज बाण से लगा। याद करते वक्त ही इसको अच्छी तरह से, यह माता राज बाण से लगा, यह माता राज बाण से लगा, यह माता राज बाण से लगा। कई बार इसको याद रखते हैं, यह माता राज बाण सलमान खान, यूं भी याद कर लेते हैं। लेकिन याद रखना मान खान को छोड़ना है और यहां तक याद रखना है। देखो यह माता राज बाण से लगा। देखो एक श्लोक में स्त्री गुरु स्त्री लघु नकारो भादि गुरु पुनरादि लगुरी, जो गुरु मध्य के तोरल मध्यवंती तथा। तो श्लोक के बजाय ये सबसे अच्छा रहेगा, यह माता राज बाण से लगा। मैंने क्या बताया? गण कितने हो गए? 8।
कितने होंगे 8। एक गण 3 अक्षरों में बनेगा। कितने अक्षरों में बनेगा 3 गण हो गए आप। एक गण कितने अक्षरों में बनेगा 3 अक्षरों में। ध्यान दो, छोटा अक्षर है जिसको आप बोलेंगे लघु, उसका चिन्ह क्या लगेगा आई। दूसरा अक्षर दीर्घ, उसका चिन्ह क्या लगेगा एस। सही, छोटा लगेगा चिन्ह आई और बढ़ेगा जिसको अपन गुरु बोलेंगे एस। एक गण 3 अक्षरों में बनेगा। गण कितने होंगे 8। प्रश्न आएगा गणापति भवंती, तो गणाष्टा भवंती, गण 8 होते हैं। या गण चक्र, ये गण विधायक सूत्र लिखो। कई बार प्रश्न आ जाता है गण विधायक सूत्र लिखो, तो भी अपने क्या लिखना है, ये माता राज बाण से लगा, ये माता राज बाण से लगा। अब देखो, यह माता राज बाण से लगा। एक गण 3 अक्षरों में बनेगा, तो सबसे पहले अक्षर कौन सा है ये, कौन सा यही है ना, ये 3 अक्षरों में बनेगा ये माता, ये माता 3 अक्षरों में, 3 अक्षरों में बनेगा। तो देखो ये छोटा है बड़ा, ये छोटा है, तो छोटे का चिन्ह क्या लगाएंगे आई। ये छोटा है आई अपने चिन्ह। माँ बड़ा है छोटा बड़ा है, तो बड़े को क्या बोलेंगे दीर्घ बोलेंगे, चिन्ह क्या लगाएंगे ऐसा। फिर ता बड़ा है छोटा बड़ा है, तो दीर्घ हो गया, दीर्घ का चिन्ह क्या लगाएंगे ऐसा। यानी आई एस एस जहाँ भी आएगा वहाँ यह गण बनेगा। आई एस एस जहाँ भी आएगा वहाँ यह गण बनेगा। सही। दूसरा अक्षर कौन सा है मैं, तो मैं गण बनेगा। दूसरा अक्षर कौन सा मैं गण बन गया। देखो 3 अक्षर ले लो, मातारा, 3 अक्षर लिए मातारा। तो देखो माँ बड़ा का चिन्ह हो गया एस, ता भी बड़ा है, क्या चिन्ह लगेगा एस, और रा भी क्या है बड़ा एस। तो तीनों गुरु या दीर्घ हो वहां कौन सा गण बन गया मैं गण। तीसरा अक्षर कौन सा है तय गण। 3 अक्षर ले लो, 1 2 3 अक्षर ले लो। देखो तय बड़ा छोटा बड़ा, चिन्ह क्या लगेगा एस। रा बड़ा छोटा बड़ा, चिन्ह क्या लगेगा एस। और जय छोटा, तो चिन्ह क्या लगेगा आई। एस एफ आई, ये क्या होगा तय। फिर अगर अक्षर कौन सा है रे, तो वही 3 अक्षर राज है भा, याद रहेगा राज है भा। तो रा बड़ा छोटा बड़ा, जय छोटा और भा बड़ा। सही। फिर आगे अक्षर है जय, जय में जय छोटा, पा बड़ा और न छोटा। इसके बाद गण आएगा बैगन। 3 अक्षरों में बै भा न से, तो बैगन में देखो भा बड़ा सही, न छोटा सही, और से भी छोटा सही। एस आई आई का आएगा बैगन में। फिर गण है आगे अक्षर है न, तो न गण, न भी 3 अक्षर लेना, 3 1 2 3 ले लिया। तो देखो न छोटा, से भी छोटा और ले भी छोटा, यानी तीनों अक्षर छोटे हो रस्व हो, वो कौन सा गण बन गया न, और तीनों बड़े हों वो मैं। फिर न के बाद सगन, से छोटा, ले छोटा और गा बड़ा। आई एस एस सगन बन गया सही। आई एस एस कौन बना सगन। अब आ गया ले और दे। एक और 3 अक्षरों में बनेगा, लेकिन अक्षर कितने बच रहे हैं 2 ही बच रहे हैं अपने पास, तो इसमें गण नहीं बनेगा। ले का मतलब लघु आई, और गय का मतलब गुरु एस। ले का मतलब लघु और गय का मतलब गुरु, गुरु चिन्ह क्या हो जाएगा एस। सही। अब देखो 8 बता देना, अब गिन लो
1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। गण कितने होंगे 8। एक गण कितने अक्षरों में बनेगा 3 अक्षर। छोटे का क्या चिन्ह लगाएंगे आई, बड़े का क्या चिन्ह लगाएंगे एस। सही, ऐसे गण बना लेंगे। सूत्र कौन सा है, ये है माता राज बाण सरल, ये है माता राज बाण सरल। अब ध्यान रखना आपने, एक ऊपर के गण बनाने वक्त संयुक्त अक्षर 3 है, श त्र और के, श त्र और के। दो क और श, इनसे तो बनता है दोनों से श। त और र, त्र से बनता है त्रिशूल का त्र। और ज और ये, इन दोनों में बनेगा ये, ज और ये दोनों से बनेगा ये। संयुक्त अक्षर जहां भी आएगा, संयुक्त अक्षर जहां भी आएगा तो इनसे पहले का जो अक्षर है वो दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और उसको छंदों की भाषा में क्या बोलेंगे अपन, गुरु बोलेंगे। जैसे अपने पास एक उदाहरण है गायत्री। कोई अपने इसमें गण बनाओ, गायत्री में गण बनाओ तो देखो का बड़ा, ये छोटा दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये से आगे क्या है त्रिशूल का त्र। त्रिशूल का त्र क्या है, संयुक्त अक्षर, यानी इसमें त और र, तो त्रि में री, तो त और री, त्रि, तो त आधा, आधा त किसके साथ काउंट हो जाएगा, ये के साथ, किसके साथ हो जाएगा, ये के साथ काउंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, यानी चिन्ह ऐसा लग जाएगा। और री, री की अगर ये छोटी मात्रा है ऐसे तो आई, और बड़ी है तो दीर्घ, ये अपन पढ़ी लिए तो ये भी क्या हो जाएगा दीर्घ। तो 3 वैसे कहाँ आएंगे, मैं। तो गायत्री में कौन सा गण हो गया, मैं गण हो गया। गायत्री में कौन सा गण हुआ, मैं गण। तो संयुक्त अक्षर जहां भी आएंगे इनसे पहले का वर्ण हमेशा गुरु होगा, अर्थात वहां ऐस का चिन्ह आएगा, गुरु माना जाएगा। एक इसके अलावा विसर्ग, अनुस्वार या आधा अक्षर, किसी अक्षर के आगे विसर्ग हो, उसके ऊपर अनुस्वार लग रही हो, उससे आगे आधा अक्षर हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ अर्थात गुरु माना जाएगा। जैसे कहते विसर्ग लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ऐसा चिन्ह लग जाएगा। इसके अनुस्वार लगा दो तो भी क्या हो जाएगा, ऐसा चिन्ह लग जाएगा। और इसके आगे अनंत अक्षर लिख दो तो भी ऐसा चिन्ह लग जाएगा। सही, विसर्ग, अनुस्वार या संयुक्त अक्षर आए तो इनसे पहले का अक्षर क्या होगा, हमेशा बड़ा। सही, जैसे आ जाए कंपित गण बनाओ तो देखो क्या है, छोटा है लेकिन आगे आधा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पी की मात्रा छोटी है, बड़ी छोटी है, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और तय आई, एस आई आई, एस आई आई। अब इधर देखो एस आई आई का है, एस आई आई पैगन में, तो कौन सा बन गया, पैगन में। सही, ऐसे अपने को गण बनाना। एक चीज छंद लिखेंगे, अपन श्लोक लिखेंगे। अगर किसी भी छंद या श्लोक के पाद का अंतिम अक्षर छोटा है, मान लो एक लाइन की विचार है ना, उसका अंतिम अक्षर है छोटा है, तो अपने को जरूरत है कि वहाँ बड़ा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए। तो अपने आवश्यकता अनुसार उसको दीर्घ मान सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको दीर्घ मान सकते हैं। और दीर्घ है तो उसको अपन छोटा या ह्रस्व नहीं मानेंगे, उसको ह्रस्व नहीं मानेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे गायत्री इत्यत्र यह वर्ण है, गुरु दीर्घ
गायत्री में ये वर्ण है वो गुरु है कि दीर्घ, तो अपने को क्या बताना है, गुरु बताना है। क्या बताना है, गुरु बताना है। सही। इसके बाद एक शब्द आएगा यति। यति का मतलब है विश्राम, विरति या विच्छेद। कई बार प्रश्न आया यति शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखो, यति का पर्यायवाची लिखो। तो यति का विरति, विश्राम, ये विच्छेद, ये क्या है, यति का पर्यायवाची। यति होती क्या है, जीवा का विश्राम या जीवा का इष्ट विश्राम स्थान। जीवा या इष्ट विश्राम स्थान क्या होती है, यति होती है। श्लोक बोलते हैं, अपन लाइन बोलते हैं, उसमें जहाँ भी अपन श्वास लेते हैं अपने को विश्राम में आराम मिलता है, वही क्या हो गई, यति हो गई। तो जीवाया विश्राम स्थान यति कथ्यते। जीवाया इष्ट विश्राम स्थान यति कथ्यते, ऐसे लिख देंगे। यति हो गई, यति का पर्याय विश्राम, विरति, विच्छेद, ये हो गया। गण बना लेंगे अपन, अक्षर गिनेंगे, छंदों में क्या करना पड़ेगा, वर्णिक छंद आएगा उसमें अक्षर गिनेंगे। अक्षर गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, आधे अक्षर की गिनती अपने को नहीं करनी है, आधे अक्षर की गिनती अपने को नहीं करनी है। जैसे कंकित है, इसमें अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 हुए, कितने हुए, 3 अक्षर हुए। आधा अक्षर की कभी भी गिनती नहीं करनी है। सही। अंत में अक्षर अगर छोटा है, अपने को जरूरत है कि बड़ा चाहिए, तो अपन आवश्यकता अनुसार उसको मान सकते। एक बात हो गई। इसके अलावा ए, ओ, आई और औ नॉर्मल में अपन इसको क्या पढ़ते हैं, ए को छोटा मानते हैं, ए को बड़ा मानते हैं, ओ को छोटा मानते हैं, ओ को बड़ा मानते हैं। लेकिन छंद में ऐसा नहीं। ये 4 अक्षर जहाँ भी आएंगे वहाँ हमेशा ये दीर्घ ही कहलाएंगे, अर्थात इनकी जगह चिन्ह का ही लगेगा। ए, ओ, आई, औ, ये ए आ जाए तो भी दीर्घ है, आई आ जाए तो भी दीर्घ है, ओ आ जाए तो भी दीर्घ है, औ आ जाए तो भी दीर्घ है। यानी इन चारों को अपन ने छंद शास्त्र में क्या माना है, दीर्घ ही मानेंगे और ऐस का चिन्ह लगाएंगे। इतना अपना हो जाए। अब सबसे पहले छंद अपन पढ़ेंगे इंद्रवज्रा छंद, जो अपना चलेगा